सब लोग एक एक बोतल पकड़ो और स्टाइल मारते हुए हॉल से निकलना, ताकि किसी को शक ना हो। अनजानी शादी में घुसकर खाना खाने के बाद रामीन अपने टोले को हदायत दे रही थी कि नजर पीछे खड़े हाशिम खानजादे पर पड़ते इसका खून खुश्क हुआ। इसके तासुरात बता रहे थे कि वो सब कुछ सुन चुका है। जी मोहतरमा, आप किसकी तरफ से हैं? वो मैं लड़की की भाभी हूँ। चलो बच्चों। वो बड़े एतमाद से झूठ बोलकर दरवाजे की तरफ बढ़ी कि हाशिम ने रास्ता रोका। लड़की का भाई मैं हूँ, इस हिसाब से आप मेरी मिसेस हुई, राइट? वो करीब आते इसके होश उड़ा गया। मुझे खानदान वालों को दिखाना है कि मैं खुफिया निकाह कर चुका हूँ, तो मेरे साथ स्टेज पर चलो, वरना। दोपहर का वक्त था। घड़ी की सुइयां ठीक 3 बजने का इशारा दे रही थी। दरवाजा आहिस्ता से खुला और आमीन अंदर दाखिल हुई। बाहर की धूप की तपिश अभी भी इसके चेहरे पर झलक रही थी, मगर अंदर लाउंज में ठंडक फैली हुई थी। जैसे इसने कदम अंदर रखा, सोफे पर बैठे इन 3 अफलातूनों की आंखें की चमक बढ़ी थी। अहमद तकरीबन उछल कर खड़ा हुआ। अरे तुम! इसकी आंखों में हैरत साफ नजर आ रही थी। आखिर को इनकी लीडर जो आ गई थी, वो हैरत भरे लहजे में बोला, आज तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी थी और वो भी कई दिन बाद गई थी। फिर यहाँ कैसे ग्रुप में तुमने बोला था कि इस हफ्ते मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है? फिर यहाँ कैसे मोहतरमा? रामीन ने हाथ में पकड़ा बैग टेबल के पास रखा, कंधे झटके और हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, कैसे हो तुम सब? और बेटा, टैलेंट होना चाहिए, सब काम हो जाते हैं। और तुम तीनों ठहरो, डरपोक, कभी कोई काम कर पाए हो जो अब कर पाओगे? आयशा फौरन इसके पास सुरक कर बैठ गई। इसके चेहरे पर खफगी और खुशी दोनों का मिला जुला तासुर था। हम सब ठीक है, मगर तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। पूरे 1.5 हफ्ते बाद आई हो तुम। छोड़ो, अहमद को ये बताओ, तुम यहाँ कैसे आ गई? मुझे लगा था कि अब तुमसे मुलाकात अगले हफ्ते ही होगी। जितने दावे से तुमने ग्रुप में बोला था कि यूनिवर्सिटी जाऊंगी, भाई जाऊंगी, मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम आ भी सकती हो। तुम्हारे बाबा ने इजाजत दे दी यहाँ आने की? रामीन ने मुंह बनाया और बदमजा लहजे में बोली, यार बस अम्मी है ना, एक लम्हा सुकून से नहीं रहने देती। और बाबा ने भी सख्ती कर रखी है, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। इसलिए नहीं आ सकी। इसने गहरा सांस लिया, फिर अचानक आंखों में चमक आ गई। लेकिन आज मैं कुछ सोच कर आई हूँ। सुबह जब अम्मी को बोला था कि मैं मामू की तरफ जाऊंगी, इन्होंने मना कर दिया था। लेकिन मैं भी अपने नाम की पक्की हूँ। यूनिवर्सिटी से आधा दिन गुजार कर आ गई, क्योंकि एक बात जब मेरे दिमाग में बैठ जाए, इसे पूरा करके ही सुकून लेती हूँ। शमीम ने फौरन हाथ उठाकर जैसे ब्रेक लगा दी हो। वो भी सोफे के दूसरे कोने से करीब आ बैठी, चेहरा संजीदा। वो इसे देखते हुए बोली, खबरदार जो तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला। जो भी तुम्हारे खुराफाती दिमाग में चल रहा है ना, वो यहीं रोक दो। आज हम सब सुकून से बैठेंगे, मूवी देखेंगे और जो कुछ तुम लाई हो वो खाएंगे। बस इसके अलावा कोई प्लान नहीं है। हर दफा कोई उल्टा सीधा काम करके चली जाती हो। पीछे बाबा अम्मी दोनों हमें डांटते हैं। रामी ने आंखें घुमाई और होंठ सुकेड़ लिए। यार इसको तो चुप कराओ कोई, भला वजह सारा मजा खराब कर देती है। कब से तुम्हारे अंदर बूढ़ी रूह आ गई है जो ऐसे मजेदार एडवेंचर को करने से मना करूंगी? अहमद हंसा, हाथ से इशारा करते हुए बोला, छोड़ो इसे, तुम बताओ क्या करना है? वैसे भी कई दिन हो गए हैं, कोई बड़ा कांड नहीं किया हमने। तेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहा था ना कि अब तक हम सब बिल्कुल ठंडे होकर क्यों बैठे हुए हैं? साल इख्तिताम की तरफ जा रहा है, लेकिन हमने कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया जो तारीख में रकम हो। रामीन ने हंसते हुए बाल कान के पीछे किए और थोड़ा सा आगे झुकी, जैसे कोई राज बताने लगी हो। मैंने एक वीडियो देखी है, लोग शादी में बिन बुलाए घुस जाते हैं, खाना खाते हैं, वीडियो बनाते हैं, बड़ा मजा आता है। इसने बैग की तरफ इशारा किया। मैं अपने कपड़े भी लेकर आई हूँ, तैयार होकर आज हम लोग शादी क्रैश करने चलते हैं। पूरा एडवेंचर बनेगा और वीडियो बनाकर स्टेटस और इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाएंगे। बहुत मजा आएगा, एक यादगार लम्हा रह जाएगा। आयशा की आंखें फौरन चमक उठी। वो सीधी होकर बैठ गई। सीरियसली, ये तो बहुत मजे का आइडिया है। वाकई अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया। शमीम ने फौरन दोनों हाथ जोड़ लिए, जैसे खुद को इस सब से अलग कर रही हो।
वो तीनों को देखते हुए बोली, ये सुनने में बहुत खतरनाक लग रहा है, तुम तीनों ये काम कर लो, मैं कहीं नहीं जा रही। और वैसे भी पापा को पता चल गया ना तो सब पीछे हट जाओगे और इल्जाम मुझ पर आएगा कि मैं बड़ी थी, मैंने क्यों नहीं रोका। पिछली बार भी यही हुआ था, तुम तीनों बच निकले थे, क्लास मेरी लगी थी। मैं अब मजीद इस तमाशे का हिस्सा नहीं बनूंगी। अहमद ने हंसते हुए सर हिलाया। अरे कुछ नहीं होगा, मैंने भी ऐसी वीडियोस देखी हैं, लोग आराम से जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर किसी ने कोई सवाल किया तो किसी न किसी तरह चकमा देकर निकल जाएंगे। टेंशन क्यों लेती हो? रामीन ने फौरन बात पकड़ी। बिल्कुल, और कॉन्फिडेंट की बात रही तो मुझ में फुल है, तुम लोग बस तैयार हो जाओ। आयशा ने जोश में आकर कहा। तो फिर डन रहा, मैं अपना रेड वाला ड्रेस पहन रही हूँ, वो ये जो पिछले ईद पर लिया था। रामी ने तालियां बजाई। बस यही तो चाहिए था। शमीम ने सर पकड़ लिया, मगर इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, जैसे वो जानती हो कि अब ये सब रुकने वाला नहीं है। लाउंज में हंसी की आवाज गूंजने लगी और एक आम सी दोपहर आहिस्ता आहिस्ता एक गैर मामूली प्लान में बदलने लगी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था, पूरा दिन मामूल के मुताबिक बीत गया था। रात की स्याही चारों जानिब फैल चुकी थी। रात की ठंडी हवा खिड़की के पर्दे को हल्का हल्का हिला रही थी और कमरे में सफेद बल्ब की रोशनी आईने के सामने खड़ी तीनों लड़कियों पर साफ पड़ रही थी। ड्रेसिंग टेबल पर मेकअप का सामान बिखरा हुआ था, लिपस्टिक खुली पड़ी थी, ब्रश इधर उधर और परफ्यूम की हल्की खुशबू फिजा में घुली हुई थी। रामीन आईने के बिल्कुल सामने खड़ी अपने बालों को आखिरी बार सेट कर रही थी। इसके चेहरे पर एक अजीब सा एतमाद था। आयशा इसके साथ खड़ी अपने कानों में बालियां पहनते हुए बार बार खुद को देख रही थी, जबकि शमीम थोड़ा पीछे खड़ी दुपट्टा संभालने में मसरूफ थी, जैसे अभी भी दिल पूरी तरह राजी न हो। इसे लम्हे दरवाजा खुला और अहमद अंदर आया। वो मुकम्मल तैयार था, सादा मगर साफ सुथरा लिबास, बाल सेट और चेहरे पर हल्की सी बेजारी। इसे अंदर आते ही तीनों को देखा और मुंह बना लिया। हद है यार, तुम तीनों अभी तक तैयार नहीं हुई। इसने हाथ कमर पर रखते हुए कहा। मुझे देखो, मैं कब से रेडी खड़ा हूं। आयशा ने फौरन आईने से नजर हटाकर इसे घूरा और तंजी अंदाज में बोली, हाँ तुम्हें कौन सा मेकअप करना होता है, कपड़े पहने और बस जनाब तैयार हो गए। रामीन हल्के से हंसी दबाने लगी, जबकि अहमद ने आंखें घुमा दी। खैर ये बताओ, गाड़ी का क्या बना और अम्मी को क्या कहा है? अहमद ने सोफे के कोने पर पड़ी चाबी उठाते हुए जवाब दिया, गाड़ी का इंतजाम हो गया है और अम्मी को मैंने ये बताया कि हम शमीम बाजी के किसी दोस्त की शादी में जा रहे हैं। ये सुनते ही शमीम जब तक खामोशी से दुपट्टा ठीक कर रही थी, अचानक मुड़ी। इसके चेहरे पर खफगी साफ थी। तुम लोग हमेशा मेरे साथ यही करते हो, इसने झुंझुला कर कहा। अब मैं क्या बोलूंगी, अम्मी को कौन सी दोस्त की शादी है? रामीन ने बगैर परेशान होते लिपस्टिक बंद की और मुस्कुराते हुए इसकी तरफ मुड़ी। अरे कह देना यूनिवर्सिटी की दोस्त है, सबको बुलाया था, मैं आई हुई थी तो हम सब साथ चले गए। इतना कौन पूछता है? शमीम ने बेयकीनी से इसे देखा। तुम्हें आसान लग रहा है ना, लेकिन अगर अम्मी ने कुछ और पूछ लिया तो? रामी ने इसके करीब आई, इसके कंधे पर हाथ रखा और नरम मगर पूरे तमात लहजे में बोली, कुछ नहीं होगा, बाकी मैं संभाल लूंगी, बस एक बात याद रखो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है, जैसे हम वाकई इनवाइटेड हैं। अहमद ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ यही मेन चीज है, कॉन्फिडेंस। इसी दौरान रामी ने अचानक नीचे रखा एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स उठाया, जो खूबसूरत रैपिंग पेपर में लिपटा हुआ था। इसने फख्र से इसे सबके सामने किया। और देखो, मैंने एक और इंतजाम भी किया है। आयशा की आंखें चमक उठी, वो फौरन आगे बढ़ी और बॉक्स को गौर से देखते हुए बोली, अरे वाह, तुम तोहफा भी ले आई हो। रामीन हंस पड़ी, इसकी हंसी में शरारत साफ झलक रही थी। तोहफा नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, खाली डिब्बा है, बस ज्यादा से ज्यादा 4 पत्थर डाल रखे हैं अंदर ताकि वजन रहे। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, फिर अहमद जोर से हंस पड़ा। तुम वाकई पागल हो। आयशा भी हंसी रोक ना सकी। ये तो और भी मजेदार हो गया। शमीम ने गहरा सांस लिया, जैसे खुद को संभाल रही हो। इसने आहिस्ता से दुपट्टा सर पर लिया और आईने में खुद को आखिरी बार देखा। चलो मैं भी तैयार हूँ। फिर वो रुक कर धीमी आवाज में बोली, लेकिन आज न जाने क्यों मुझे डर लग रहा है। तुम लोग पता नहीं क्यों ऐसी हरकतें करते हो।
मेरा दिल ही घबरा रहा है। रामीन ने इसकी बात को हल्का करते हुए मुस्कुरा कर कहा, बस ओवर थिंक ना करो, कुछ नहीं होगा, देखना तुम खुद एंजॉय करोगी। अहमद ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए आवाज दी, चलो जी, जितना जल्दी निकलेंगे उतना बेहतर है। तीनों ने एक दूसरे को देखा, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, जैसे खामोशी से एक दूसरे को हिम्मत दे रही हूँ। फिर अगले ही लम्हे सब हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गए थे और इनके कदमों की चाप रात की खामोशी में आहिस्ता आहिस्ता गुम होने लगी थी। एक लंबी मुसाफर तय करके वो लोग शादी हॉल पहुंच गए थे। गाड़ी आहिस्ता से शादी हॉल के बाहर रुकी। बाहर रोशनियां आंखों को चमका रही थी। दाखिली दरवाजे पर फूलों की सजावट और लाइट्स की कतारें दूर से एक शानदार तकरीब का एहसास दिला रही थी। अंदर से म्यूजिक और लोगों की आवाजों का हल्का शोर बाहर तक आ रहा था। अहमद ने स्टीयरिंग पर हाथ रखे हुए ही गर्दन मोड़कर सबको देखा। रामीन फ्रंट सीट पर बैठी थी, जबकि आयशा और शमीम पीछे थोड़ी सिमटी हुई बैठी थी। रामीन ने संजीदगी से तीनों की तरफ देखा और धीमी मगर मजबूत आवाज में बोली, देखो डरना नहीं है, अगर तुम लोग डरोगे ना तो वहीं पकड़े जाओगे और फिर बड़ी ही जलालत होगी। इसलिए बस कॉन्फिडेंट रहना है, जैसे हम वाकई इनवाइटेड हैं। तीनों ने बैक वक्त सर हिलाया, अगरचे इनके चेहरों पर हल्की सी घबराहट अब भी मौजूद थी। दरवाजा खुला और वो सब एक एक करके गाड़ी से उतर गए थे। रामी ने दुपट्टा जरा ठीक किया, आयशा ने जल्दी से अपने बाल संभाले और शमीम ने एक लम्हे को आसमान की तरफ देखकर जैसे खुद को हिम्मत दी थी और सीधा अंदर दाखिल हो गए थे। हॉल में दाखिल होते ही एक लम्हे को सब रुक गए। बड़े बड़े फानूस, चमकती हुई फर्श, खूबसूरत सजावट और हर तरफ मेहमानों का रश, सब कुछ वाकई शाहाना लग रहा था। वेटर ट्रे उठाए इधर उधर घूम रहे थे और लोग ग्रुप्स में खड़े बातें कर रहे थे। रामीन ने फौरन खुद को संभाला और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ी थी। वो रास्ते में आने वाले अजनबी लोगों को देखकर ऐसे सर हिला रही थी जैसे बरसों से जानती हो। अहमद भी इसके साथ चलते हुए वैसा रवैया अपना रहा था, जबकि आयशा ने भी जल्दी से यही अंदाज अपना लिया। सिर्फ शमीम थी जो थोड़ी मोहतात नजर आ रही थी। वो जाकर हॉल के कोने में खाली कुर्सियों पर बैठ गई थी। आयशा ने इधर उधर नजर दौड़ाई, इसकी आंखों में चमक थी। वो इश्तियाक भरे लहजे में बोली, यार शादी तो वाकई कमाल की है, देखो सजावट, खाना तो लाजमी जबरदस्त होगा। रामी ने हल्का सा फख्र महसूस करते हुए कहा, मैंने भी चुनकर ही डिसाइड किया था, अगर हॉल अच्छा होगा तो खाना भी अच्छा ही होगा। बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अहमद ने हंसते हुए कहा, बस दुआ करो कोई हमें पहचान ना ले, वरना सही से इज्जत अफजाई हो जाएगी। तकरीबन आधे घंटे बाद अचानक हॉल में हरकत बढ़ी। लोग बूफे की तरफ बढ़ने लगे थे। रामीन ने फौरन इशारा किया, चलो यही वक्त है। वो सब भी हुजूम के साथ बूफे की तरफ बढ़े, प्लेटें उठाई और जल्दी जल्दी अपनी पसंद का खाना डालने लगे। खुशबू ऐसी थी कि भूख खुद ब खुद तेज हो जाए। चंद लम्हों बाद वो एक तरफ खड़े होकर खामोशी से खाना खाने लगे, जैसे बस अपना काम मुकम्मल करना हो। खाना खत्म करते रामी ने नैपकिन से हाथ साफ किया और धीमी आवाज में बोली, अब सब अपनी अपनी बोतल उठाओ और स्टॉल से बाहर निकलना है, ऐसे जैसे किसी को शक ना हो। वो भी बात कर ही रही थी कि अचानक इसने मुड़कर पीछे देखा और इसका चेहरा एकदम सुन हो गया था। पीछे एक लंबा संजीदा चेहरा लिए नौजवान खड़ा था। इसकी आंखें सीधा रामीन पर जमी हुई थी और इसके तासुरात साफ बता रहे थे कि वो सब कुछ सुन चुका है। चारों के दल जैसे एक लम्हे को रुक गए थे। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा और रामीन को देखते हुए बोला, जी मोहतरमा, आप किसकी तरफ से हैं? रामीन के गले में जैसे अल्फाज अटक गए। इसने एक लम्हे को आयशा और शमीम की तरफ देखा, फिर खुद को संभालते हुए बामुश्किल बोली, वो मैं लड़की की भाभी हूँ। फिर फौरन मुड़कर बोली, चलो बच्चों, देर हो रही है, मैं तुम लोगों को ड्रॉप कर देती हूँ। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, मगर अगले लम्हे वो रुक गई। हाशिम ने आगे बढ़कर इसका रास्ता रोक लिया था। वो इसके बिल्कुल करीब आया, इसकी आंखों में देखते हुए धीमी मगर सख्त लहजे में बोला, लड़की का भाई मैं हूं और इस हिसाब से आप मेरी मिसेस हुई, राइट? रामीन के कदम खुद ब खुद पीछे हटे। इसका चेहरा जर्द पड़ गया था। वो फौरन लाइन पर आते हुए बोली, प्लीज हमें माफ कर दें, आइंदा कभी ऐसा नहीं करेंगे। आयशा और शमीम भी इसके पीछे सिमट गई। अहमद के चेहरे पर भी पहली बार संजीदगी आ गई। हाशिम ने एक लम्हे को सबको देखा, फिर ठंडी सांस लेते हुए बोला, अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ कोई ड्रामा ना करूं और तुम लोगों को सबके सामने जलील ना करूं, तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। रामीन ने घबरा कर पूछा, क्या मतलब?
कैसा साथ? वो सीधा होकर बोला, तुमने शादी क्रैश की है, मैं चाहूं तो अभी पुलिस बुला सकता हूँ, थाने में बंद भी करवा सकता हूँ। फिर इसकी आवाज जरा नरम मगर खतरनाक हो गई। लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो तो तुम सब बाहिफाजत यहाँ से निकल जाओगे। रामीन ने बेयकीनी से देखा। क्या करना होगा? वो एक कदम और करीब आया। बस 1 घंटे का नाटक। मुझे अपने खानदान वालों को दिखाना है कि मैं खुफिया निकाह कर चुका हूँ। तुम मेरे साथ स्टेज पर चलोगी, वरना याद रखना तुम्हारे लिए ये रात बहुत बुरी हो सकती है। खामोशी छा गई थी। रामीन ने बेबसी से पीछे खड़े अपने दोस्तों की तरफ देखा। तीनों के चेहरे परेशानी से भरे हुए थे। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई, दिमाग जैसे खाली हो गया हो। चंद लम्हे वो यूं ही खड़ी रही, फिर उसने गहरा सांस लिया। जरा आहिस्ता से सर हिलाया। स्टेज पर रोशनी कुछ ज्यादा तेज थी, जैसे हर नजर वहीं आकर ठहर जाती हो। हाशिम रामीन को अपने साथ लेकर स्टेज के दरमियान खड़ा हो गया। नीचे मेहमानों की चहल पहल आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगी थी, जैसे सबको अंदाजा हो गया हो कि कुछ गैर मामूली होने वाला है। रामीन के हाथ ठंडे हो रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। इसने एक नजर नीचे मजमे पर डाली। हर तरफ अजनबी चेहरे, मगर सबकी नजरें अब इन्हीं पर जमी हुई थी। इसने बेख्तियार दुपट्टा मजबूती से पकड़ लिया। हाशिम ने माइक उठाया। एक लम्हे को खामोशी छाई, फिर इसकी आवाज हॉल में गूंजी। स्टेंशन प्लीज, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। चंद लम्हों में पूरा हॉल खामोश हो गया। लोग अपनी जगहों से मुड़कर स्टेज की तरफ देखने लगे। रामी के गले में जैसे कुछ अटक गया हो, ऐसा पूरी तरह वो एहसास होने लगा था कि मामला इसके हाथ से निकल चुका है। हाशिम ने सीधा सामने देखते हुए बुलंद आवाज में कहा, अम्मी बाबा, मैं जानता हूँ आप लोग ये सुनकर शायद खुश ना हो, लेकिन मैं शादी कर चुका हूँ। हॉल में हल्की सी सरगोशियां फैल गईं। वो बगैर रुके बोलता गया, आप लोगों को हमेशा मेरी शादी की फिक्र रही है, तो देखें, मैंने खुफिया निकाह कर लिया है। ये अल्फाज सुनते सामने से एक दरमियानी उम्र के शख्स तेजी से स्टेज की तरफ बढ़े। वो सरफराज साहब थे, इसके बाबा। वो करीब आकर धीमी मगर सख्त आवाज में बोले, हाशिम, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? नीचे उतरो फौरन। हाशिम ने माइक नीचे नहीं किया, बस हल्का सा सर मोड़ कर बोला, बाबा ये तमाशा नहीं है, मैं हकीकत बता रहा हूँ। शादी की है, इसमें कोई गुनाह तो नहीं किया मैंने। वो मजीद कुछ कहने वाला था कि अचानक मजमे में हलचल हुई। लोग एक तरफ हटने लगे और इसी हुजूम को चीरते हुए एक और शख्स आगे आए। रामीन की नजर जैसे इन पर पड़ी, इसके चेहरे का रंग उड़ गया था। बाबा इसके होंठों से बेअख्तियार निकला था। वो अयाज साहब थे, रामीन के बाबा, जो अपने दोस्त की बेटी की शादी में शिरकत करने आए थे। एक लम्हे के लिए जैसे इसके कदमों तले जमीन खिसक गई। आंखें फैल गई, सांस रुक सी गई। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो यहाँ मौजूद होंगे। अयाज साहब स्टेज के करीब आए। इनके चेहरे पर गुस्सा और हैरत दोनों थे। ये क्या तमाशा है रामीन? कब किया तुमने खुफिया निकाह? पागल हो तुम। रामीन ने फौरन आगे बढ़कर कहा, बाबा 1 सेकंड में आपको बताती हूँ। लेकिन इसकी बात मुकम्मल होने से पहले सरफराज साहब ने हैरत से अयाज की तरफ देखा। क्या मतलब अयाज, ये तुम्हारी बेटी है? अयाज साहब ने आहिस्ता से सर हिलाया। इनके चेहरे पर गहरी मायूसी थी। हाँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इसने ऐसा किया है। सरफराज साहब ने एक लम्हे को सोचा, फिर सीधे लहजे में बोले, तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते? सबके सामने इनका निकाह एक बार बाकायदा करवा देते हैं, बात भी खत्म हो जाएगी और इज्जत भी रह जाएगी। ये सुनते रामीन जैसे चौंक कर आगे बढ़ी। बाबा प्लीज मेरी बात सुन ले, मैं आपको सब बताना चाहती हूँ। खामोश। अयाज साहब की आवाज बुलंद हो गई, मेरी इज्जत का तमाशा बना दिया तुमने, अब मैं खुद फैसला करूंगा। एक लम्हे में काया पलट गई थी। रामीन साकित खड़ी रह गई थी। बुलाओ मौलवी को, अयाज साहब ने सख्त लहजे में कहा। अभी इसी वक्त निकाह होगा, बैठो तुम। हाशिम के चेहरे पर एक लम्हे के लिए हल्की सी घबराहट आई थी, जैसे इसने भी ये मोड़ सोचा ना हो, मगर अगले लम्हे इसने खुद को संभाला और सीधा खड़ा हो गया। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, इसने पुरसकून लहजे में कहा। रामीन ने फौरन इसकी तरफ मुड़कर कहा, लेकिन मुझे एतराज है। आप लोग क्या कर रहे हैं? हाशिम जरा सा झुका। इसकी आवाज इतनी आहिस्ता थी कि सिर्फ रामीन सुन सकती थी। खामोश रहो, वरना पुलिस आने में देर नहीं लगेगी। ये अल्फाज जैसे उसके कानों में गूंज गए। रामीन ने आंखें बंद करके एक लम्हा खुद को संभाला, फिर होंठ भींच लिए। वो जानती थी कि अब एक लफ्ज भी बोलना सब कुछ मजीद खराब कर सकता है। हॉल में एक अजीब सा सकूत फैल गया था और स्टेज पर खड़ी रामीन को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी ऐसे दायरे में आ गई हो जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। कुछ देर बाद हॉल की रोशनियां पहले जैसे खुशगवार नहीं लग रही थी।
स्टेज के कोने में जल्दी जल्दी कुर्सियां लगा दी गई थीं। दरमियान में एक छोटी सी मेज रख दी गई थी जिस पर निकाहनामा और कलम रखे थे। इर्द गिर्द खड़े लोगों के चेहरों पर तजस्सुस था, सरगोशियां अब भी जारी थी, मगर माहौल में एक अजीब सा दबाव फैल चुका था। रामीन को जबरदस्ती बिठाया गया था, इसके हाथ कांप रहे थे, आंखें मुसलसल भीग रही थीं। वो बार बार नजरें उठाकर मजमे में देखती जैसे किसी से मदद की उम्मीद हो, मगर हर चेहरा इसे अजनबी और खामोश नजर आ रहा था। शमीम, आयशा और अहमद मौके की नजाकत देखकर खामोशी से निकल चुके थे। वो अकेली रह गई थी। हाशिम इसके बराबर में बैठा था, चेहरा संजीदा, नजरें सीधी, आगे जैसे वो खुद को मुकम्मल तौर पर काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। मौलवी साहब ने कागज दुरुस्त किया, फिर नजर उठाकर अयाज साहब की तरफ देखा। इजाजत है, निकाह शुरू करें। अयाज साहब ने सख्ती से जवाब दिया, जब औलाद पहले ही नाक कटवा चुकी हो तो अब दुनिया के सामने कटवाने में क्या देर। इजाजत है, शुरू करें। ये जुमला जैसे सीधा रामीन के दिल पर लगा। इसने आंसू तेजी से बहने लगे। इसे सर झुका लिया, हिचकियां दबाने की कोशिश की, मगर आवाज फिर भी निकल रही थी। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक बेवकूफी, एक वक्ती एडवेंचर इसे यहाँ लाकर बैठा देगा। मौलवी साहब ने नरमी से इसकी तरफ देखा, फिर रस्मी लहजे में बोले, ए रामीन बिनते अयाज अहमद, आपका निकाह हाशिम खानजादा बिनते सरफराज खानजादा से तय किया जाता है। हक महर इतना मुकर्रर हुआ है कि आपको ये निकाह कबूल है। रामीन ने फौरन सर उठाया, आंखों में बेबसी थी। बाबा प्लीज एक दफा मेरी बात सुन लें। इसकी आवाज टूट रही थी। अयाज साहब ने गुस्से से इसे देखा। अगर तुम्हें अब भी मेरी इज्जत का जरा ख्याल है तो खामोशी से निकाह कबूल करो। ये सुनकर वो जैसे अंदर से टूट गई थी। इसने कुछ लम्हे खाली नजरों से सामने देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सर झुका लिया। आंसू इसके हाथों पर गिर रहे थे। कबूल है, इसके होंठ हिले, आवाज बामुश्किल सुनाई दी थी। मौलवी साहब ने दोबारा पूछा कि आपको ये निकाह कबूल है। वही खामोशी, वही रोना, फिर हल्की सी सर हिलाने की हरकत। कबूल है। तीसरी बार सवाल दोहराया गया कि आपको ये निकाह कबूल है। इस बार इसकी आवाज थोड़ी ज्यादा टूटी हुई थी, मगर अल्फाज वही थे। कबूल है। मौलवी साहब ने निकाहनामा इसके सामने रखा, यहाँ दस्तखत कर दें। रामीन के हाथ कांप रहे थे। इसने कलम पकड़ा, एक लम्हे के लिए रुक गई थी, जैसे आखिरी बार सोच रही हो, फिर आहिस्ता से अपना नाम लिख दिया। इसके आंसू कागज पर गिरकर हल्के धब्बे छोड़ गए थे। अब मौलवी साहब ने रुख हाशिम की तरफ किया। हाशिम खानजादा, कि आपको ये निकाह कबूल है। हाशिम ने सीधा बैठते हुए बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा, कबूल है। दूसरी बार कबूल है, तीसरी बार भी वही मजबूत लहजा, कबूल है। इसने निकाहनामा लिया और संजीदगी से अपने दस्तखत कर दिए, जैसे वो पहले से इस फैसले के लिए तैयार हो। मौलवी साहब ने कागज समेटे हुए दुआ पढ़ी और यूं रस्मी तौर पर निकाह मुकम्मल हो गया था। हॉल में दोबारा हल्की हल्की आवाजें गूंजने लगी, मगर स्टेज पर बैठी रामीन के लिए सब कुछ जैसे साकित हो गया था। इसके कानों में सिर्फ अपनी धड़कन की आवाज गूंज रही थी और आंखों के सामने सब धुंधला सा हो रहा था। वो वहीं बैठी थी, हाथ अपनी गोद में जकड़े हुए, जैसे से अब भी यकीन ना आ रहा हो कि चंद घंटे पहले जो सब कुछ एक मजाक था वो अब इसकी जिंदगी की हकीकत बन चुका है। रुखसती के बाद रात जैसे और भी भारी हो गई थी। इसके बाबा इसे वहीं अकेला छोड़कर चले गए थे। वो रोई थी, इनके सामने मिन्नत की थी कि मैं आपके साथ चलूंगी, मैं आपको सब बताऊंगी, लेकिन इन्होंने मौका नहीं दिया था और वो इसे तनहा छोड़ गए थे। हॉल की चमकती रोशनियों से निकलकर जब वो फ्लैट में दाखिल हुए तो यहाँ एक अजीब सी खामोशी थी। न शोर, न हंसी, बस दीवारों पर टिकी ठंडी रोशनी और सन्नाटा। रामीन लाउंज के सोफे के कोने में सिमटी बैठी थी। दुपट्टा ढीला होकर कंधों से फिसल रहा था, आंखें सूज चुकी थी और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसके जहन में बस एक ही बात गूंज रही थी, बाबा इसे वहीं छोड़कर चले गए। दूसरी तरफ हाशिम अपने कमरे में था, दरवाजा बंद, अंदर हल्की रोशनी, और वो कुर्सी पर बैठा खामोशी से कुछ सोच रहा था, जैसे सारा दिन इसके जहन में दोबारा चल रहा हो। काफी देर गुजर गई, दरवाजा खुला और वो आहिस्ता कदमों से बाहर आया। लाउंज में आकर चंद लम्हे वो खामोशी से रामीन को देखता रहा। इसके रोने की आवाज अब मद्धम हो चुकी थी, मगर हिचकियां अब भी बाकी थी। वो सोफे के करीब आकर रुक गया, हाथ जेब में डाले और एक सीधा सा सवाल किया, क्या तुम्हें किसी ने मारा है या किसी ने कोई इल्जाम लगाया है जो इस तरह रो रही हो? ये सुनना था कि रामीन के अंदर जैसे आग भड़क उठी। वो फौरन आ खड़ी हुई, आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। अगले लम्हे इसने इसका गिरबान पकड़ लिया और जोर से झंझोड़ा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इसकी आवाज कांप रही थी मगर तेज थी। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? मैंने कौन सा गुनाह किया था? एक वेडिंग क्रैश की थी, सब खाना खा रहे थे, अगर मैंने भी खा लिया तो कौन सी कयामत आ गई थी? वो एक सांस में बोलती जा रही थी।
मुझे सब पता है। तुमने अपना उल्लू सीधा करने के लिए मुझे बिल्ली का बकरा बनाया है। हाशिम ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ा और अपने गिरेबान से हटा दिया। इसका चेहरा संजीदा हो गया था, आंखों में सख्ती आ गई। मैं हाशिम खानजादा हूँ, इसने आहिस्ता मगर वाज़ेह लहजे में कहा। खानजादा की गिरेबान पर अगर कोई हाथ डालता है ना तो वो हाथ तोड़ दिया जाता है। रामी ने एक लम्हे को साकित हुई, मगर इसके चेहरे पर जिद अभी भी मौजूद थी। वो एक कदम पीछे हटा, फिर निस्बतन नरम मगर कंट्रोल्ड आवाज में बोला, अगर तुम अब तक महफूज हो तो सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरी मदद की, वरना आज की रात तुम्हारे लिए बहुत बुरी हो सकती थी। रामीन तंजिया हंसी हंसी, वाह एहसान भी जता रहे हो। और अब वो नजरअंदाज करते हुए बोला, तुम्हारे बाप को मैं खुद समझाऊंगा, तुम्हारा नाम भी क्लियर करवाऊंगा, लेकिन कुछ वक्त तक तुम्हें यह सब बर्दाश्त करना होगा। बर्दाश्त? वो जैसे फट पड़ी। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, सुन रहे हो? कभी नहीं। इसने उंगली इसकी तरफ उठाई, देखना मैं तुम्हें मार दूंगी। एक लम्हे को खामोशी छा गई, फिर हाशिम के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे इसे इसकी बात में कोई अजीब सा मजा महसूस हुआ हो। फिलहाल तो चुप हो जाओ, वो आराम से बोला। तुम्हारा ये रोना सच में मेरे दिमाग पर हथौड़े मार रहा है। रामीन ने गुस्से से घूरा। तुम्हें शर्म नहीं आती? वो कंधे उचकाकर बोला। और रही मारने की बात, इसने हल्का सा हाथ फैलाया। बंदा हाजिर है, जब दिल चाहे मार लेना। रामी ने एक लम्हे को इसके लहजे पर हैरान हुई, मगर फौरन फिर गुस्से में आ गई। वो अचानक संजीदा हो गया, आंखों में वार्निंग थी। लेकिन आइंदा अगर तुमने मेरे गिरबान को हाथ पे लगाया तो आके तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। ये कहकर इसने इसके कंधे को हल्का सा धक्का दिया और वो दोबारा सोफे पर बैठ गई थी। बैठी रहो यहीं पर, वो सीधा कहते हुए मुड़ा और अपने कमरे की तरफ चल दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज आई, चंद लम्हे खामोशी रही, फिर अचानक रामीन की आवाज गूंजी। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, वो गुस्से से बोली। देख लेना, अच्छे तरीके से मजा चखाऊंगी तुम्हें। वो उठकर खड़ी हुई, आंखों में आंसू अब भी थे, मगर लहजा सख्त हो चुका था। मैं रामीन हूं, किसी से नहीं डरती। मगर अगले लम्हे वो फिर सोफे पर बैठ गई, सर हाथों में थाम लिया। गुस्सा, खौफ और बेबसी सब एक साथ इसके अंदर टकरा रहे थे, और बाहर फिर वही खामोशी फैल गई थी। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। सुबह की धीमी रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, धूप के नरम सुनहरी धब्बे फर्श पर पड़ रहे थे। हाशिम कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खोलकर अंदर आया। इसका दिल अभी भी कल की रात के वाकयात के असर से हल्का सा धड़क रहा था। इसे लगा वो जाग चुकी होगी, मगर सोफे पर लिपटी हुई रामीन को देखकर इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। कोई इतनी परेशानी में भी गहरी नींद कैसे हो सकता है? वो हैरान था। वो वाकई गहरी नींद सो रही थी, आंखें बंद, सांस आहिस्ता और संभली हुई थी। हाशिम ने गहरी सांस ली और आहिस्ता कदमों से इसके करीब गया, फिर धीमी आवाज में बोला, रामीन उठ जाओ, जाग जाओ। आवाज बेहद आहिस्ता थी। निकाहनामे पर नाम दर्ज करते हुए इसे इसका नाम मालूम हो गया था। रामीन ने बिल्कुल हरकत नहीं की जब तक इसकी माँ इस पर अच्छी तरह चीख चिल्ला नहीं लेती थी। तब तक वो बिस्तर छोड़ती नहीं थी। भला इसकी इतनी धीमी आवाज पर कैसे जाग जाती? चंद लम्हे तक वो इसको देखता रहा, लेकिन इसकी जानिब से कोई हरकत न होती देखकर वो एक बार फिर बुलंद आवाज में खनकारा, रामीन जागो, सुबह हो चुकी है, उठोगी तभी आगे के काम हो सकेंगे। लेकिन इसकी आवाज इस बार फिर नजरअंदाज हो गई। वो नहीं जागी थी। हाशिम ने कुछ लम्हे इसे बस देखते हुए गुजारे, फिर झुककर इसके बाजू को थामकर हिलाया। उठ जाओ, सुबह हो गई है, यहाँ इतने बड़े मसाइल हो चुके हैं और तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही। अजीब लड़कियों, मुझे रात भर नींद नहीं आई। सोच सोचकर मैं हलकान होता रहा, और तुम घोड़े गधे बेचकर सो रही हो। उठा रहा हूं तो जाग भी नहीं रही। ऐसा वाकई हैरानगी हो रही थी। आज से पहले इसने इतना पक्का इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। रामीन की आहिस्ता 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 खुली, और फिर पहले पहल समझ ही नहीं कि वो कहाँ है। लेकिन जैसे दिमाग बेदार हुआ, वो फौरन बैठ गई, बालों को झटका और मुंह फुलाकर बोली, तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? और इतनी सुबह जगाने की जरूरत क्या थी? बंदा सो रहा है, बिला वजह नींद खराब कर दी। हाशिम ने थोड़ा सा सर झुकाया और मुस्कुरा कर कहा, लगा कर दिखाऊं किस तरह लगाया था? वो जानबूझकर इसे इरिटेट कर रहा था। आखिर को रात भर वो बेचैन रहा था, और वो लड़की इतनी सुकून की नींद सोई थी। थोड़ा बहुत परेशान करना इसका बनता था। रामीन गुस्से से बोली, अपनी हद में रहो, मेरे सामने ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। हाशिम ने कंधे उचकाकर कहा, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे बनने की जरूरत नहीं है। फिर फौरन लहजा बदलते हुए बोले, खैर मैं तुमसे झगड़ा करने नहीं आया, और ना ही कुछ उल्टा सीधा बोलकर तुम्हें गुस्सा दिलाने आया हूँ।
मैं पूछने आया हूँ कि नाश्ते में क्या लोगी? मैं बाहर लेने के लिए जा रहा हूँ, फिर कुछ और ले आया तो नखरे करोगी कि ये नहीं खाना वो खाना है। और मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि बार बार जाकर तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आऊं। रामीन ने आंखें तेज कर कर कहा, हलवा पूरी ले आओ और फिर मुझे मेरे बाप के घर छोड़ देना। यहाँ पर मेरा दम घुट रहा है। कैसे रह लेती हूँ इतने छोटे फ्लैट में? अच्छी तरह वेंटिलेटर भी नहीं है कि बंदा सुकून से सांस ले सके। हाशिम ने कुर्सी के किनारे पर हाथ रखे संजीदगी से कहा, इतना भी छोटा नहीं है। 4 कमरों का फ्लैट है और वेंटिलेटर अच्छा खासा है, लेकिन तुम जैसी नाशुक्री लड़कियों को नजर कब आता है? और रही तुम्हारे बाप के घर छोड़ने की बात, इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारा बाप साफ बोलकर गया था कि तुमसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर अभी जाओगी तो तुम सिर्फ जलील होकर वापस आओगे। फिलहाल कुछ दिन रुक जाओ, जब तक इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो खुद तुम्हारे पास आएंगे। खैर से एक बेटी हो, कभी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फिलहाल मामले को ठंडा होने दो। अभी वो गुस्से में है, जब तक इनका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता मसला हल नहीं होगा। रामी ने बाजू फैलाकर चीख मारी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बिला वजह मुझे अपने साथ फंसा लिया तुमने। ये सब क्यों किया, ये तो बताओ कम अज कम। हाशिम ने सर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, नाश्ता ले आओ, डाइनिंग पर करेंगे। रामी ने थोड़ी देर के लिए नजर झुकाई, फिर शिकवा भरे लहजे में कहा, फ्रेश कहाँ पर होना है? हाशिम ने पीछे मुड़कर एक हाथ से इशारा किया और बाहर की तरफ चला गया। रामी ने आहिस्ता से सांस लिया, आंखों में गुस्सा नुमाया था। वो सोफे पर बैठकर अपने हाथ सर के पीछे रखती सोच रही थी कि कल रात के झटके और आज की सुबह के फैसले सब कुछ किस तरह बदल गए हैं। हाशिम बाहर की तरफ चल दिया, कदम आहिस्ता मगर मजबूत थे, जैसे सब कुछ काबू में हो। और आमीन सोफे पर बैठी धीरे धीरे अपने दिमाग को संभाल रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। कुछ देर सोफे पर बैठे रहने के बाद वो खुद ही फ्लैट देखने लगी थी और इसी के कमरे में बाथरूम देखकर इसने ताजा पानी से मुंह धोया था और बाहर आकर सोफे पर बैठ गई थी। बालों को संवारा और कपड़े सीधे किया। अभी वो कुछ सोच ही रही थी कि एक घर की डोरबेल की आवाज गूंजी। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। सोचा हाशिम आया होगा। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ दौड़ी और बगैर पूछे खोल दिया। हमेशा की तरह जल्दबाजी का ही मुजाहरा किया था। सामने हाशिम नहीं बल्कि सामने सरफराज साहब और शुबाना बेगम खड़े थे। रामीन फौरन दरवाजा आधा बंद करते हुए बोली, आप कौन है? हाशिम नहीं है, वो बाहर गया हुआ है। अजनबी चेहरे देखकर इसने फौरन दरवाजा आधा बंद कर दिया था। वो अजनबी जगह पर थी, अजनबी मोहल्ले में थी। वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, इससे मालूम नहीं था, इसलिए वो थोड़ा परेशान हो गई थी। सरफराज साहब ने संजीदगी से कहा कि हम हाशिम के वालिदैन हैं, दरवाजा खोलो, अंदर आना है। कल रात सरफराज साहब को इसने देखा था, लेकिन कल वो इतना उलझी हुई थी कि इसे किसी का चेहरा याद नहीं था, बस सिर्फ अपनी परेशानी याद थी। इनकी बात सुनकर भी इसके दिल में खदशात थे, लेकिन फिर इसने हिचकिचाते हुए दरवाजा मुकम्मल खोला और वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। रामीन बिल्कुल खामोश एक तरफ खड़ी हो गई। खौफ और हैरत के मिले जुले इजहार लिए वो लोग सोफे पर बैठ गए थे। सरफराज साहब इधर उधर नजर दौड़ाते हुए बोले, कहाँ गया हाशिम, तुम्हें तनहा छोड़कर? इससे अकल शऊर नहीं है? नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर बाहर चला गया। इनकी बात सुनकर वो फौरन सरनफी में हिलाकर बोली, नाश्ता लेने गए आप दोनों को पानी वगैरह दूं? अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, काफी देर हो गई है गए हुए। इसकी बात सुनकर कमरे में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई थी। फिर शुबाना बेगम ने आहिस्ता से कहा, इधर आओ, तुम मेरे पास बैठो। इनके लहजे में शफकत नुमाया थी। इसका इरादा इनके पास जाने का नहीं था, लेकिन शुबाना बेगम के लहजे की मिठास देखकर वो खामोशी से इनकी करीब बैठी, आंखें नीची, हाथ अपनी गोद में। पहली बार इससे किसी से मुलाकात करके घबराहट महसूस हो रही थी, वरना वो इतनी कॉन्फिडेंट लड़की थी कि बड़े मजमे में भी हर एक से मुलाकात करने का दम रखती थी। कुछ देर खामोशी रही, फिर शुबाना बेगम ने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया, तुम दोनों का खुफिया निकाह कब हुआ था और कल जो हुआ वो सब क्या था? कुछ भी छुपाए बगैर बताना। देखो, हम तुम्हारे माँ बाप की फैमिली फ्रेंड है, हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ इस बात का अफसोस है और न जाने क्यों मुझे सिर्फ अपनी बेटी की गलती ही नजर आ रही है, इसलिए मैं खुद चल कर आई हूँ। अब तुमसे उम्मीद करती हूँ कि तुम झूठ नहीं बोलोगी, बल्कि सच बोलकर मामले की तह तक पहुंचने में मदद दोगी, क्योंकि आज नहीं तो कल हकीकत सबके सामने आ जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि पहले सच का इल्म हो जाए। रामीन ने कुछ लम्हे के लिए सोचा, फिर आंखें उठाकर बोली, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, गलती आपके बेटे की है, हमारा निकाह कभी हुआ ही नहीं था। वो सब एक गलत फहमी थी जो आपके बेटे ने खुद फैलाई थी ताकि वो अपना उल्लू सीधा कर सके। कल मैं अपने कजन्स के साथ आपकी बेटी की शादी क्रैश करने आई थी। अक्सर यूट्यूबर ऐसी वीडियोस बनाते हैं, चुपचाप शादियों में घुस जाते हैं, खाना खा लेते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं। हम भी यही कर रहे थे,
लेकिन मुझे नहीं पता था ये मजाक मेरी जिंदगी में इतना भारी पड़ेगा। लेकिन इस मजाक से एक सीख मिली है कि बिला वजह वो हरकतें ना करूं जो दूसरे कर रहे हैं, दिमाग से काम लूं, मजे की खातिर खुद को मुसीबत में मत डालो। रामीन की आवाज में नदामत और इज़्तिराब दोनों थे। खैर, जब हम वेडिंग क्रैश करके निकलने लगे, इस वक्त आपके बेटे ने हमें पकड़ लिया, धमकी दी कि अगर मैं इसके साथ ना दूं तो पुलिस बुला लेगा और ऐसा मुमकिन है वो हम पर किसी भी किस्म का इल्जाम लगा सकता था। इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। आप मेरे बाबा को जानते हैं, मेरी फैमिली बहुत इज्जतदार है। अगर मैं थाने चली जाती बहुत ज्यादा बदनामी होती। तो इसलिए मैं आपके बेटे का साथ देने के लिए राजी हो गई। अगर मुझे अंदाजा होता कि आप मेरे बाबा के दोस्त हैं और बाबा की बेटी की शादी में मौजूद हैं, मैं कभी भी आपकी बेटी से शादी में शामिल नहीं होती। सरफराज साहब और शुबाना बेगम एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस वक्त आपके बेटे ने मुझे बोला था कि मेरे साथ खुफिया निकाह में होने का ड्रामा करूं, लेकिन हालात इतने खराब हो गए कि मजबूरन वहां मुझे निकाह करना पड़ा और आज मैं आपके बेटे के घर पर मौजूद हूँ। वो दोनों ही हैरान और बेबस होकर आमीन को देख रहे थे। अभी वो कुछ कहते इस समय घर का दरवाजा खुला और हाशिम अंदर दाखिल हुआ। अपने माँ बाप को देखकर इसने गहरी सांस ली, चेहरा संजीदा, नजरें नीचे किए, एक तरफ खड़ा हो गया। सरफराज साहब फौरन खड़े हुए और गुस्से से इसकी तरफ बढ़े और एक जोरदार थप्पड़ मारा, जबकि इसको इस अमल की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। वो गुस्से से धारे, बस तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने फायदे के लिए किसी भी लड़की के साथ इतना बड़ा जुल्म करोगे। मुझे तुमसे हर चीज की उम्मीद थी, लेकिन इस चीज की नहीं। हाशिम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से खड़ा रहा। सरफराज साहब मजीद सख्त लहजे में बोले, कल तुम्हारी बहन की शादी थी, तुम इस बात का एहसास कर लेते कि इसके ससुराल में कितनी बातें बनेंगी, लेकिन तुमने किसी का एहसास नहीं किया, तो अपना फायदा देखा। शुबाना बेगम ने खामोशी से सर हिलाया। सरफराज साहब मजीद बोले, मेरा तुमसे अब कोई ताल्लुक नहीं है। फिर शुबाना बेगम की तरफ इशारा किया और दोनों को घर से बाहर निकल गए थे। हाशिम ने गहरी सांस ली, कुछ लम्हे खड़ा रहा, फिर आहिस्ता कदमों से किचन की तरफ चला गया था। नाश्ता प्लेट में निकालने के लिए रामीन सोफे पर बैठकर इसे हैरान नजरों से देख रही थी। इसके दिल में खौफ, गुस्सा और हल्की सी खुशी सब एक साथ भरी हुई थी। वो जानती थी कि कल की रात के असरात अभी तक खत्म नहीं हुए और आज का दिन भी इन्हीं मसाइल के साए में गुजरेगा। लेकिन जो थप्पड़ हाशिम को पड़ा था वो इसको 5 बजे इसको अंदर तक महसूस सुकून पहुंचा चुका था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। शाम 5 बजे कमरे में खामोशी छा गई थी। से बाहर से हल्की हवा और कभी कभार हाशिम के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। रामी ने सोफे पर खुद को थोड़ा सा समेटा, आंखें बंद की। इसने सोफे की पुष्ट से टेक लगा लिया। नाश्ते के बाद दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। अभी कुछ देर गुजरी थी जब अचानक घर की डोरबेल की आवाज गूंजी। इसकी आंखें खुल गई थी। एक नजर इसने बंद दरवाजे पर डाली और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जैसे वो दरवाजे के करीब पहुंची, हाशिम कमरे से बाहर आया और इसे घूरकर बोला, बिना पूछे दरवाजा नहीं खोलते, अकल है तुम में रामीन? थोड़ा गड़बड़ाई, लेकिन फिर खुद को कंपोज करके बोली, मैं पूछ रही थी। खोलती हूँ बिला वजह वो थोड़ी खोलती हुई। हाशिम ने एक नजर इसकी तरफ डाली और मुस्कुराकर कहा, हाँ मुझे नजर आ रहा है तुम्हारे अंदाज से, तंजिया कहकर फिर ये दरवाजे की तरफ बढ़ा था। दरवाजा खोला तो सामने अहमद, शमीम और आयशा खड़े थे। तीनों के अंदर कदम रखते ही रामीन के चेहरे पर गुस्से की लाली बिखर गई थी और इसके हाथ जोर से मुड़े और वो तेज लहजे में बोली, क्यों आए हो तुम? हम तीनों यहाँ। अहमद आगे बढ़ते हुए थोड़ा परेशान लहजे में बोला, यार ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें पता है खानदान में कितना तमाशा बन रहा है? आयशा ने भी घबरा कर कहा, मैं घर जाकर इतना रोने लगी थी। तुम्हें पता है हम सबको कितनी टेंशन हो रही थी। शमीम कुछ बोलने वाली थी कि रामीन ने धाड़ते हुए इसका मुंह बंद कर दिया। बहुत खूब, ये बताने के लिए यहाँ पर आए हो या फिर ये देखने आए हो कि मैं जिंदा हूँ या मर चुकी हूँ? तुम तीनों जैसे दोस्त होने से बेहतर है इंसान कुत्ते पाल ले, कम से कम मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ कर नहीं जाते। अहमद ने हाथ उठाकर वजाहत की कोशिश की, यार फूफा नजर आ गए थे, तुम जानती हो अगर हम इन्हें नजर आ जाते तो हमारी वाट लग जाती। रामीन आंखें बड़ी करके बोली, यहाँ मेरी जिंदगी तबाह हो गई और तुम लोगों को इस बात की टेंशन थी कि घर जाकर तुम्हें डांट पड़ती। तुम लोगों में से किसी एक के साथ भी ऐसा कुछ होता, मैं सबसे लड़ जाती, लेकिन निकाह नहीं होने देती। लेकिन तुम तीनों मुझे छोड़कर चले गए, एहसास तक नहीं किया मेरा। आज से मेरा तुम तीनों से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। अहमद के चेहरे पर शर्मिंदगी और खौफ दोनों झलक रहे थे। वो सर झुकाए बोले, प्लीज माफ कर दो यार, हम डर गए थे। तुम जानते हो हमारे बाबा को, वो हमें
छोड़ते नहीं हैं अगर इन्हें इस बात का इल्म हो जाता कि हम भी तुम्हारे साथ मुलव्वस थे। रामीन सख्त लहजे में बोली, अब भी अगर तुम्हारे बाबा को पता चल गया कि तुम यहाँ हो तो वह भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज। ये कहकर इसने हाशिम की तरफ देखा। वो इन तीनों को निकालकर दूर, किसी को भी ये रियायत देने की जरूरत नहीं है। ये कहते वो कमरे की तरफ चली गई, जबकि हाशिम ने तीनों की जानिब देखा था, जो अब खामोशी से सर झुकाकर बाहर निकल गए थे। हर एक के कदम धीरे और हिचकिचाते हुए थे। तीनों के चेहरे से मालूम हो रहा था कि वो अपने अमल से कितने शर्मिंदा हैं। इनके जाने के बाद हाशिम ने घर का दरवाजा बंद कर दिया था। कुछ देर तक वो दरवाजे के साथ ही खड़ा रहा और फिर कमरे की तरफ बढ़ा था। कमरे में मौजूद रामीन का दिल बहुत उदास था। इसे हमेशा से लगता था कि ये तीनों इसके सबसे अच्छे और बेहतरीन दोस्त हैं, लेकिन कल रात होने वाले वाक़े ने इसका दिल बिल्कुल तोड़ दिया था। वो इनसे भी बदगुमान हो चुकी थी और ये बात हकीकत थी। इंसान के दोस्त का ही वक्त इस वक्त पता चलता है जब मुश्किल घड़ी में वो पास ना हो, बल्कि आपको मुसीबत में देखकर भाग जाए। चंद लम्हे बाद हाशिम ने कमरे का दरवाजा धीरे से खोला और अंदर दाखिल हुई। रामी सोफे के पास टहल रही थी, चेहरा सुर्ख, आंखें गुस्से के बायस लाल सुर्ख, हाथ हल्के हल्के घुमा रही थी। इसकी नजर जैसे हाशिम पर पड़ी, वो इसे देखते ही बोली, चले गई वो तीनों या अभी भी मौजूद हैं? इसका बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर बैठे, लेकिन फिलहाल वो सिर्फ मुंह से फायर ही कर रही थी। हाशिम ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ चले गए, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इन लोगों का क्या कसूर? यार बिला वजह तुम इनको इल्जाम क्यों दे रही हो? रामीन गुस्से से बोली, इनका कसूर है। अगर मेरी जगह इनमें से कोई एक भी होता तो मैं कभी भी इन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाती, लेकिन इन्होंने मेरी परवाह नहीं की। हाशिम ने कदम आगे बढ़ाकर कहा, वो लोग शायद डर गए होंगे। इस तरह गुस्सा नहीं करते। डरने की बायस इंसान को कुछ समझ नहीं आता वो क्या कर रहा है। तुम बोल्ड हो, समझदार हो, थोड़ी मंचली हो, मगर वो लोग संजीदा मिजाज लग रहे हैं और डरपोक भी हैं, इसलिए चले गए थे। और तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा इंतखाब क्यों किया? क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा बहादुर लगी हो। इन दोनों के मुकाबले में तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो रामीन। तंजिया हंसकर बोली, ज्यादा तारीफ करके मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। अब तुम मुझे बताओ ये सब तमाशा क्यों किया है? बस बहुत हो गया, सच्चाई बोलो। हाशिम ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता आवाज में बोला, मेरे अम्मी अब्बा चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं, वो भी खुद से बड़ी लड़की से जो मुझसे 5 साल बड़ी हो। मुझे इस बात पर भी एतराज नहीं है कि वो मुझसे 5 साल बड़ी है। एतराज मुझे इस बात पर है कि मेरी बहन को बिला वजह ब्लैकमेल किया जा रहा है। यानी वो मेरी बहन की नंद है। मेरी बहन के ससुराल वालों का कहना है कि वटा सटा हो गया कि मैं इस वक्त बिल्कुल नहीं जानना चाहता कि मेरी बहन किसी के हाथों जलील नहीं हो। मुझे अपने बहनोई पे पूरा यकीन है कि वो मेरी बहन को खुश रखेगा, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। लेकिन सिर्फ कुछ वक्त की बात है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रामीन ने मुंह फुलाकर गुस्से और नदामत के मिले जुले इजहार करते हुए कहा, बहुत खूब, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तलाक का धब्बा अलग लगेगा, बाबा मुझे पसंद नहीं करेंगे और खानदान से लड़कर मैं अब बैठ चुकी हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है और तुम कहते हो कि कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत खूब, अपना उल्लू सीधा करने के लिए तुमने मुझे कुर्बान कर दिया। ये कहकर वो कमरे से बाहर की तरफ भागती हुई चली गई। हाशिम कमरे में थोड़ी देर खड़ा रहा, चेहरे पर पुरसकून की झलक और आंखों में फिक्र के मिले जुले रंग लहरा रहे थे। इसने गहरी सांस ली, बाजू अपनी छाती पर रखे और एक लम्हे के लिए खामोश रहकर सोचा कि कल की रात और आज के दिन के फैसले किस तरह सबके दिलो दिमाग पर असर डाल रहे हैं। कुछ देर वो ऐसे ही खड़ा रहा, फिर खामोशी से ऑफिस का काम करने बैठ गया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। एक हफ्ता खामोशी से बीत गया था। इस दरमियान बहुत कुछ तब्दील हुआ, लेकिन इन दोनों के दरमियान बहुत अच्छी वाबस्तगी हो गई थी। वो अब एक दूसरे का चेहरा देखकर चिढ़ते नहीं थे, क्योंकि एक बात समझ आ गई थी कि जब रहना ही साथ है तो चिढ़कर आखिर क्या लेना है। आज मामूल का दिन था। ड्राइंग रूम में शाम की नरम रोशनी पड़ रही थी। रामीन सोफे पर बैठी थी, आंखों में आंसू और चेहरे में उदासी के असरात साफ नजर आ रहे थे। वो अभी अपने ख्यालात में गुम थी जब कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और हाशिम अंदर दाखिल हुआ। रामीन ने जैसे इसे देखा, फौरन हाथ से आंसू साफ किए और उठकर जाने लगी। वो अपनी कमजोरी किसी को नहीं देना चाहती थी। हाशिम ने जल्दी से इसका हाथ थाम लिया और संजीदगी से कहा, बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। रामीन की भारी सांसों में गुस्सा और थकन दोनों छुपे थे। मूड खराब होने के बावजूद वो मजबूरन सोफे पर वापस बैठ गई। हाशिम ने आहिस्ता से कहा, रो क्यों रही हो?
क्या वजह है? रामीन ने सर झुकाते हुए कहा। कोई वजह नहीं है, हटो, मुझे जाना है। हाशिम ने थोड़ी देर खामोश रहकर गहरी सांस ली, फिर संजीदगी से कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हें तुम्हारा खानदान, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी जिंदगी याद आ रही होगी। मैं इन सब चीजों के बारे में बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे अपनी जिंदगी को संवारने के लिए तुम्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। और इसने तुमने बिल्कुल ठीक कहा था कि मेरी वजह से तुम्हें तलाक का धब्बा लगेगा। इन्हीं सब चीजों को सोचकर मैंने एक फैसला किया है। रामी ने हैरत से आंखें उठाकर इसकी तरफ देखा। हाशिम ने आहिस्ता और मोहब्बत भरी आवाज में कहा, हम दोनों इस रिश्ते को एक मौका देते हैं, अपनी अज़दवाजी जिंदगी शुरू करते हैं। अरेंज मैरिज भी तो होती है, लोग अरेंज मैरिज में भी कामयाब हो जाते हैं। ना मुझ में कोई खराबी है न तुम में। एक दफा इस रिश्ते को मौका दे सकते हैं। और वैसे भी मैं तलाक के हक में नहीं हूँ। ये रब्बुल आलमीन का सबसे नापसंदीदा अमल है। रामी ने मुंह फुलाकर थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की, फिर गुस्से और हिचकिचाहट के साथ बोली, मैं तुम्हारे और तुम मेरे काबिल नहीं हो। हम दोनों के मिजाज अलग हैं। मैं बहुत एडवेंचरस इंसान हूँ और तुम बहुत संजीदा। ये रिश्ता कभी नहीं चलेगा। हाशिम ने इसके आंखों में मोहब्बत भरी नजर डाली और कहा, मैं तुम्हारे हर फैसले को मानूंगा, तुम्हारी जिंदगी को संवारने की कोशिश करूंगा। मैं तुम्हारे मिजाज, तुम्हारे शौक और तुम्हारी हर बात का एहतराम करूंगा। बस एक मौका दो, बस एक बार हम इस रिश्ते को खुद से आजमा कर देखते हैं। रामीन के दिल में हल्की सी नरम लहर दौड़ गई। वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाया। हाशिम ने मुस्कुराकर कहा कि तुम बस इतना कहो कि तुम तैयार हो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हारी खुशी मेरी पहली तरजीह होगी और मैं हर दिन कोशिश करूंगा कि तुम्हारी जिंदगी में सुकून और मोहब्बत रहे। कभी तो मेरी वजह से रो नहीं। रामीन ने गहरी सांस ली, आंखों में आंसू मगर लबों पर हल्की मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, मैं इस रिश्ते को एक मौका दूंगी, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रखूंगी और तुम्हें भी मेरे हर जज्बात का एहतराम करना होगा। हाशिम ने खुशी से इसका हाथ थामा, दिल की धड़कन तेज, और बोली, ये वादा है, बस ये काफी है। हम एक साथ आगे बढ़ेंगे और हर मुश्किल का सामना साथ करेंगे। रामीन ने इसका हाथ थामे रखा, आंखों में इत्मीनान और दिल में नरमी के असरात, और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, आज से हम दोनों वाकई एक साथ हैं। कमरा शाम की सुनहरी रोशनी से नरम और गर्म महसूस हो रहा था। सोफे के इर्द गिर्द खामोशी थी, सिर्फ दोनों के दिल की धड़कनें और हाथों की थोड़ी सी जंबिश महसूस हो रही थी। पहली बार इतने दिनों के बाद एक लम्हे के लिए सब कुछ सुकून और अमन महसूस हो रहा था। वक्त की रफ्तार न कभी थम सकी है, न कभी थम पाएगी। दिन हफ्तों में, हफ्ता महीनों में बीत गए थे। इन दोनों के वादे को आज 3 महीने हो गए थे। दोनों के दरमियान एक रिश्ता शुरू हो गया था, एक गलत फहमी से शुरू होने वाला रिश्ता इस जगह पर पहुंचेगा कि दोनों ने ही सोचा था कि कमरे में नरम रोशनी पड़ रही है और आमीन सोफे के किनारे बैठी अपने कपड़े तय कर रही थी। इसके हाथ काम में मसरूफ थे, मगर आंखों में खुशी और सुकून की झलक साफ नजर आ रही थी। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और हाशिम फूलों का गुलदस्ता थामे अंदर दाखिल हुआ। रामीन ने इसे देखते अपने लबों पर मुस्कुराहट सजाई थी, जैसे दिल की हर थकन खत्म हो गई हो। हाशिम ने करीब आकर इसके माथे पर हल्का सा बोसा दिया और गुलदस्ता पेश करते हुए बोला, ये देखो तुम्हारे लिए। जबकि इसने खुशी से कबूल किया, वो बेड पर बैठते हुए बोला, तुम्हारे बाबा से मुलाकात करके आ रहा हूँ। इन्हें सब कुछ बता दी और वो तुम्हें माफ भी कर चुके हैं। कुछ देर में वो हमारे घर आ रहे हैं, तुम्हारी अम्मी के साथ। रामीन बेयकीन से अपनी जगह से खड़ी हुई, आंखों में खुशी और हैरत का मिला जुला रंग। वो हिचकिचाते हुए बोली, तुम सच कह रहे हो? ये बात हकीकत है? तुम झूठ तो नहीं कह रहे ना? हाशिम ने मुस्कुरा कर इसे देखा, हाथ में गुलदस्ता मजबूती से पकड़े हुए वो भला की हसीन लग रही थी। वो आहिस्ता और मोहब्बत भरी आवाज में बोली, रामीन, इस 3 महीने में जितनी वाबस्तगी मुझे तुमसे हुई है, जितनी मोहब्बत मुझे तुमसे महसूस होने लगी है, इसका कोई नाम नहीं है। ये सब हकीकत है। रामीन की आंखों में आंसू अब खुशी के थे। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, हाशिम, ये सब कुछ वाकई हकीकत है। मुझे भी तुमसे इतनी मोहब्बत महसूस होती है कि लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। तुमने मुझे सुकून और एतमाद दिया है कि मैं भी अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ भरपूर तरीके से गुजारना चाहती। हाशिम ने इसे अपने गले लगाया। रामीन ने इसके कंधे पर सर रख दिया और दोनों की धड़कनें एक दूसरे के साथ हमाहंग हो गई थी। कमरे में नरम हवा के झोंके और फूलों की खुशबू ने लम्हे को और मानवी बना रखा था। चंद लम्हे बाद वो अलग करते हुए बोला कि मैं अपने इस घर की गलती पर नादिम हूँ जो मैंने जल्दबाजी में की, लेकिन मैं खुश भी हूँ कि इस जल्दबाजी ने मुझे इतनी खूबसूरत और बेहतरीन लड़की दी जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। मैं आज तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। ये कहते वो घुटनों के बल बैठ गया और इसका हाथ थाम कर चंद लम्हे खामोश रहा और फिर अपनी जेब से एक डायमंड रिंग निकालकर इसकी उंगली में पहनाते हुए बोला,
میں نے تمہارے ماں باپ کو سچائی بتائی، اپنے ماں باپ سے معافی مانگی، صرف اس لیے کہ کبھی بھی تمہیں تکلیف نہ ہو، کسی محفل میں سب سے ملاقات ہو تو تمہیں کسی کا سامنا شرمندگی سے نہ کرنا پڑے، تم ہمیشہ کی طرح سر اٹھا کر ملو۔ تمہارے کزن جو تمہارے دوست ہیں وہ بھی اپنی غلطی پر نادم ہے اور تم سے ملنا چاہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ان سے مل کر انہیں معاف کرو، کیونکہ معاف کرنے والا بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، جو معاف کر دے وہی سب سے عظیم ہوتا ہے۔ جبکہ وہ بھی اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی اور ایک بار پھر اس کے گلے لگتے ہوئے بولی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، زندگی نے تمہارے ساتھ مجھے وہ سب سکھایا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو میری زندگی کی وہ خوشی ہے جسے میں نے چاہ کر بھی کبھی کھونا نہیں چاہا۔ میری زندگی میں کون ہے کون نہیں ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر اس بات سے ضرور فرق پڑتا ہے کہ اگر تم نہ رہے تو میں نہیں رہوں گی۔ وہ دونوں اپنے ماتھے سے ماتھا ملا کر چلے تھے۔ بے شک اگر انسان اپنی حد سمجھ آئے اور محبت کو محسوس کر لے، اس سے حسین جذبہ اور کوئی اور نہیں ہوتا۔